नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से एक नव प्रभात की सुबह के साथ आप सभी का RWA परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? और जैसा हम देख पा रहे हैं, आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्टडी में जुटे हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही है और उसी तैयारी को सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरी RWA की टीम आपके साथ निरंतर प्रयासरत है। तो सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, खमा घणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। आ जाइए सभी, क्लास आपकी बस स्टार्ट होने वाली है। और आपको पता है डेली 9 बजे सोमवार से शुक्रवार तक जैसे आप रेडी रहते हैं वैसे ही बिल्कुल हम भी एकदम तैयार, एकदम परफेक्ट तरीके से आपके सामने उपस्थित हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागतम राहुल जी, पवन जी, विजय जी। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ हमारे सिलेबस को धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। पहला टॉपिक वर्गमूल घनमूल हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल टॉपिक की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है। कुछ MCQs भी करे हैं। पॉलीगन, बहुभुज भी हम कर चुके हैं। और इस शनिवार को रहेगी आपकी हिंदी की मैराथन, और उससे अगला जो शनिवार आएगा उसको आपकी रहेगी मैथ की मैराथन। और उस मैराथन को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वो जो मैराथन होगी वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी इन फ्यूचर में आपके मेन पेपर में, क्योंकि उसके अंतर्गत जो टॉपिक हमने अभी तक करवा दिए उनका एक तरीके से पूरा रिवीजन हम करवाएंगे। और उसमें जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे हैं या जो रह गए हैं या जिनके आने के चांस बन सकते हैं, जिनको भी हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। और आज की हम बात करें, जैसा आपने देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे किसकी? क्षेत्रफल की। आज की हमारी जो चर्चा होनी है ना, वो होनी चाहिए किसकी होगी? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल एरिया को कहा जाएगा। बिल्कुल मैराथन यूट्यूब पर ही होगी। अब बात यह कि क्षेत्रफल होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। अब मैं थोड़ा कमेंट सेक्शन पर ध्यान नहीं दूंगा, आप इधर आ जाइए। मैथ के अंतर्गत एक पार्ट होता है, एक शाखा होती है, एक ब्रांच होती है, मेंशुरेशन। मेंशुरेशन इट मींस क्षेत्र मिति। क्षेत्र मतलब हो गया स्थान, जगह, और मिति यानी मापन। मिति का अर्थ क्या होता है? मापन। और क्षेत्र को हम एक स्थल के रूप में भी कह सकते हैं या स्थान के रूप में भी कह सकते हैं। कहने का मतलब स्थानों का मापन। अब कंडीशन क्या है कि इसे हमने 2 पार्टों में बांटा है। एक पार्ट को हम बोलते हैं क्षेत्रफल और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं आयतन। क्षेत्रफल के अंतर्गत हम 2D आकृति, कौन सी आकृति? 2D यानी 2 डायमेंशन यानी द्विविमीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं। और आयतन जो होता है उसके अंतर्गत हम 3D यानी 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय आकृति। अब आप कहोगे सर ये द्विविमीय क्या है, त्रिविमीय क्या है? तो नॉर्मल भाषा में हम समझाएं, जिनमें लंबाई और चौड़ाई होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, उन्हें हम कहेंगे क्या? 2 डायमेंशन या द्विविमीय। विमा बोलते हैं हम भुजा को। और 3 डायमेंशन जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, या ऊंचाई के स्थान पर हम गहराई या मोटाई शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मेंशुरेशन के 2 पार्ट हैं, क्षेत्रफल और आयतन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको इस पार्ट में से इजीली मिल जाने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाने हैं।
बहुत ही जल्द मैं आपके लिए 2 इवेंट लेकर आऊंगा। एक इवेंट तो ये होगा कि एलडीसी में आप किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। और सेकंड कंडीशन हम चर्चा करेंगे मैथ्स के पीवाईक्यू में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, किसका कितना वेटेज रहेगा, किसको हमें इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, किसको हमें कम प्रायोरिटी देनी है, ये चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाने हैं और शुरुआत करेंगे हम क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज एरिया, डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है वैसे ही आपको चलना है। क्या चलना है कि क्षेत्रफल कहते किसे हैं कि कोई भी आकृति, और आकृति के अंतर्गत ध्यान दे लीजिए, मैंने कहा क्षेत्रफल यदि हम निकाल रहे हैं तो वहां 2 ही चीजें होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। उसी प्रकार अगर 3D ले तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होंगी। तो जब लंबाई और चौड़ाई आ रही है, लंबाई और चौड़ाई आ रही है तो वो होगा क्या, समतल आकृति। क्या होगी वो, समतल आकृति। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे पवन। अब क्षेत्रफल की परिभाषा कहें तो सिंपल परिभाषा, कोई समतल आकृति, कोई समतल आकृति जितना स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरती है, स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कंडीशन है, ध्यान दीजिए, कोई भी समतल आकृति जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और बात करें हम कि समतल आकृति क्या होगी, तो एक सिंपल परिभाषा में मैं आपको समझाऊं कि कोई भी आकृति जिसको आप बोर्ड पर बना सकते हो, कागज पर बना सकते हो, दीवार पे बना सकते हो, जमीन पर जिसका आप रेखांकन या आकृति निर्माण कर सकते हो, वो सारी आकृति क्या कहलाएंगी, समतल आकृति कहलाएंगी। दोबारा से सुन लीजिए, जिन आकृतियों को आप बोर्ड पर, कागज पर, दीवार पर या जमीन पर बना सकते हो, निर्माण कर सकते हो, वो सभी आकृति क्या कहलाएंगी, समतल आकृति कहलाएंगी। या मैथ की लैंग्वेज में कहें तो ऐसी आकृति जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई होगी तो वही समतल आकृति होगी। वो जितना स्थान घेरेगी वह उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। अब चूंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, अगर मैं बात करूं कि लंबाई को मैं गुणा कर रहा हूं चौड़ाई से, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे। लंबाई को मैं गुणा कर रहा हूं किससे, चौड़ाई से गुणा कर रहा हूं। तो लंबाई को अगर मैं चौड़ाई से गुणा कर रहा हूं तो लंबाई और चौड़ाई की कोई ना कोई इकाई तो होगी, कोई ना कोई यूनिट तो होगी। कहने का तात्पर्य है कि लंबाई सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किलोमीटर, इंच, कोई भी। यही कंडीशन चौड़ाई के साथ होगी। तो कोई भी यूनिट को जो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इकाई को इकाई से गुणा करें तो 2 बार गुणा करेंगे, और 2 बार गुणा करेंगे तो वो होता है वर्ग। 2 बार गुणा करेंगे तो वो होगा वर्ग होगा, और वर्ग होगा तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन क्या बनी, इसकी इकाई वर्ग होती है, इसकी इकाई वर्ग होती है, वर्ग या स्क्वायर होती है। कहने का तात्पर्य है आपको सवाल में जो लंबाई और चौड़ाई दी जाएंगी उनकी जो यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, क्या है जो भी है, इन सबको हल करके जब आप रिजल्ट निकालोगे, उत्तर निकालोगे, बिल्कुल स्वाति मैं कोशिश करूंगा आज आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहां पर इनका जो रिजल्ट या उत्तर आएगा उसमें हमेशा वर्ग आएगा। मान लीजिए आपको 5 और 6 लंबाई और चौड़ाई दे दी और कोई भी सवाल है तो उस कंडीशन के अंतर्गत आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा किसमें, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर या वर्ग इंच में। यानी जब भी आप उत्तर निकालोगे तो उत्तर के साथ आपका क्या शब्द आएगा, वर्ग आएगा। और इसे ही हम एरिया या क्षेत्रफल कहेंगे। और एरिया के अंतर्गत हम त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त
आदि आकृतियां जो होती हैं उनके क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। नंबर 2 जो कंडीशन यहां पर काम में आनी है वो होती है प्यारे विद्यार्थियों परिमाप। परिमाप जिसका दूसरा नाम है परिमिति, और उसको वृत्त के अंतर्गत बोल देते हैं परिधि। परिमाप, परिमिति या परिधि, और इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर। और इसका सिंपल मेथड है किसी भी समतल आकृति, किसी भी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योग, किसी भी समतल आकृति की सभी भुजाओं का जो योग होगा, सभी भुजाओं का योग जो होगा क्या कहलाएगा, परिमाप, परिमिति या परिधि कहलाएगा। तो दो चीजें अपने पास आई हैं, दो चीजें आई हैं। पहली कंडीशन है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मींस एरिया। कोई भी समतल आकृति जितना स्थान घेरेगी वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा और उसकी इकाई हमेशा वर्ग में प्रदर्शित की जाएगी। नंबर 2 है परिमाप, परिमिति, परिधि या पेरीमीटर। तो कोई भी समतल आकृति की सभी भुजाओं का जो योग होगा, भुजाओं का या साइड्स का जो टोटल होगा, वही हमारा पेरीमीटर, परिमाप, परिमिति या परिधि कहलाएगा। आशा करता हूं कि यहां तक का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और यह भी मैंने बता दिया है कि क्षेत्रफल जो निकलता है वो हमेशा 2D आकृतियों का निकलता है, द्विविमीय आकृतियों का, जिनमें 2 भुजाएं होंगी, लंबाई और चौड़ाई। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जिसकी हम शुरुआत करेंगे, वो है प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुज। वो है कौन? त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ट्राई का मतलब हो गया 3 और एंगल यानी कोण। 3 कोण आ रहे हैं तो क्या करना है सर? फॉर्मूला सेट लगा। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक इवेंट आज या कल आपको लगाया जाएगा, आपको मिलेगा, जिसके अंतर्गत ये आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा कि आपने फॉर्म में क्या गलतियां करी हैं, इन फ्यूचर में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, वो सारी समस्याएं हम सॉल्व कर देंगे। यूट्यूब पर आएगा वो, और नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। त्रिभुज और ट्रायंगल। त्रिभुज और ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, इसकी बात करें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लें कि त्रिभुज क्या होता है। कोई नई परिभाषा नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो और आप अच्छे से जानते हो कि यही परिभाषा है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखी हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान दे लीजिए, 3 भुजाओं से घिरी, ध्यान दे लीजिए, 3 भुजाओं से घिरी होनी चाहिए। 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति या घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। कहने का मतलब त्रिभुज जो होगा उसमें 3 भुजा होनी ही चाहिए, 3 भुजा होनी ही चाहिए। और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें 3 भुजा, 3 शीर्ष, और शीर्ष को ही हम कोने के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और 3 ही कोण होते हैं। 3 ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। 3 भुजा, 3 शीर्ष या 3 वर्टेक्स, और 3 ही एंगल या 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा, हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। इस कंसेप्ट को आपको विशेष रूप से इंपॉर्टेंस देनी है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इस चीज का कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है?
अधिक होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, या ये चीज कहां काम में आनी है, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं दी गई, 3, 3 और 6, जिसकी 3 भुजाएं दी गई, 3, 3 और 6। अब मैं कहूं कि क्या इससे त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, 3 भुजाएं ही तो बताई हैं सर ने, तो 3 भुजा दे रखी हैं। लेकिन आप गौर करो, 3 और 3 इनका अगर मैं योग करता हूं तो योग आता है 6, और ये योग इसके क्या है, बराबर है। योग इसके क्या है, बराबर है। जबकि ये बताया गया है कि त्रिभुज की जो 2 भुजाएं होती हैं उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी 2 साइड का जो टोटल होता है वो हमेशा 3rd साइड से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है तो उससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, उससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। हम करें त्रिभुज के टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो त्रिभुज के जो प्रकार है ना वो 2 हिस्सों में बांटे गए हैं। त्रिभुज के प्रकार जो हैं वो 2 हिस्सों में बांटे गए हैं। नंबर 1 कंडीशन है कोण के आधार पर, नंबर 1 कंडीशन है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज होता है समकोण, समकोण का मतलब थीटा जो होगा उसमें से एक कोण 90 डिग्री का होगा। नंबर 2 कंडीशन होती है न्यून कोण, और यहां कंडीशन सभी जो कोण होंगे वो छोटे होंगे किससे, 90 डिग्री से। किससे होंगे, 90 डिग्री से। और 3rd कंडीशन है हमारी अधिक कोण। अधिक कोण की यदि हम बात करें तो वो उनमें एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। समकोण की बात करें तो इस प्रकार का, न्यून कोण इस प्रकार से चित्र हो गया, और अधिक कोण की बात करें तो इस प्रकार का। ये कोण के आधार पर हो गए। और नंबर 2 है भुजा के आधार पर, नंबर 2 है भुजा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइड्स। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक तो त्रिभुज होगा आपका समबाहु, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। नंबर 2 होगा जी विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा क्या हो, समान ना हो। और नंबर 3 है समद्विबाहु। केवल आपको नाम याद होने चाहिए, प्रकार याद होने चाहिए। एक एक की हम बात करेंगे, बिल्कुल डेप्थ में जाकर के इन चीजों को पढ़ेंगे। तो ध्यान दे लीजिए। टाइप्स इंग्लिश में भी बताओ सब, बिल्कुल योगी जी इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने, आप गौर कर लीजिए। टाइप ऑफ ट्राइंगल लिख रखे। रही बात इनकी तो एक एक को हम ले रहे हैं, तब हम अपने आप उसकी इंग्लिश लेंगे। आप थोड़ा सा कोण के आधार पर, बिल्कुल एंगल के आधार पर है, एंगल के आधार पर है, यानी बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल। और भुजा के आधार यानी बेस्ड ऑन साइड्स। ओके, चलिए कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर 3 प्रकार हो गए, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार हो गए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है। अब बात करें हम, सबसे पहले जो मैं एंगल ले रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा जो आपको सवाल मिलने हैं वो यहीं से मिलने हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से समझ लीजिए, कमेंट सेक्शन बिल्कुल कर दीजिए बंद। त्रिभुज की परिभाषा मैंने आपको बताई कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, घिरी हुई या बंद आकृति जो होगी, कवर्ड जो होगी, खुली हुई आकृति यानी ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए, तो वो जो आकृति होगी वो त्रिभुज कहलाएगी। और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले किसको, समकोण त्रिभुज को। किसको पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज के, जिसकी परिभाषा एक ऐसा त्रिभुज
एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ए ट्रायंगल हु हैव एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री का एक एंगल होना कंपलसरी है, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बात करें कि किस प्रकार का होता है समकोण त्रिभुज, तो ये जो आकृति है आपके सामने, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हुआ तो आप गौर कर लीजिए, इसका एक कोण जो है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अब 90 डिग्री का तो मैंने कोण बना दिया, 90 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं उनमें भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जिन दो साइड से मिलकर, जिन दो भुजाओं से मिलकर, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, जिन दो भुजाओं से मिलकर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके सामने वाला जो एंगल होगा, उसके सामने वाला एंगल नहीं सॉरी साइड जो होगी वो हमारी कहलाती है कर्ण, वो हमारी कहलाती है कर्ण, हाइपोटेनस। क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस, उससे हम बोलेंगे कर्ण। फिर से समझ लीजिए, 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा, सॉरी साइड होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल जिस साइड पर या जिस भुजा पर बन रहा है वो हमारी कहलाएगी आधार, वो हमारी कहलाएगी आधार, जिसे हम बोलेंगे बेस, जिसे हम बोलेंगे बेस। और जिस 90 डिग्री के एंगल पर एक भुजा तो हमने आधार या बेस बना दी, दूसरी जो भुजा रहेगी उसे हम कहते हैं लंब, उसे हम कहते हैं लंब, जिसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो कुल मिलाकर समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड या भुजा होगी वो हमेशा कहलाएगी कर्ण। और अगर हमें समकोण त्रिभुज मिल रहा है तो कर्ण जो होगी ना वो सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण जो होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। बाकी रही लंब आधार की बात, तो लंब और आधार कोई फिक्स नहीं होते, ये डिपेंड करता है थीटा पर। अगर इस जगह से आप कोण को देख रहे हो, ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और जिस पर थीटा बना हुआ है वो होगा आपका आधार। लेकिन यही मैं अगर यहां से बनाऊं, ये थीटा में यहां से बनाऊं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार। यानी लंब और आधार तो चेंज हो सकते हैं, लंब और आधार तो चेंज हो सकते हैं, बट कर्ण फिक्स होता है और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। अब इनका आपस में जो संबंध है, इनका आपस में जो संबंध है वो आपने बहुत पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां विशेष रूप से आपको एक बात समझनी है कि कर्ण लंब और आधार में क्या संबंध होता है, ये चीज हमें देखनी है। अब इस चीज को हम देखें तो हम बात करें क्षेत्रफल की, हम बात करें क्षेत्रफल की, और वो भी किसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मुझे ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में किसी बच्चे ने लिखकर बताया था कि सर इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। और हाइट जो होगी वही आपका होगा क्या? परपेंडिकुलर। हाइट ही आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा।
यानी ऊंचाई को ही हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है, लाल बटे कक्का का कोई काम नहीं है बेटा। यहां पर आप ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज यानी मेंसुरेशन जो पार्ट है कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से कनेक्ट होता है, उस चीज को हम पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाली कंडीशन यहां नहीं लगानी है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब बात ये समझिए कि सूत्र जो बना उसमें 1/2 को आधार और ऊंचाई से गुणा किया गया है। इट मींस आधार और ऊंचाई मींस लंब, परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों चीजें मुझे गिवन होनी चाहिए, तब जाकर ही मैं सवाल को कर पाऊंगा। अगर ये नहीं है तो इस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय जो है उसके अकॉर्डिंग मुझे उत्तर निकालना पड़ेगा। यहां मैं बात करना चाहूंगा कि जब हमने समकोण त्रिभुज लिया तो उसमें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई सूत्र क्यों लगाया है, क्या कारण रहा है, तो मैं इसको आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि ये एक त्रिभुज है, ये एक क्या है, त्रिभुज है। दूसरा लेते हैं, लाओ, ये एक अपना त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज है। अब कंडीशन ये कि एक त्रिभुज हमारा ये है और इसको अगर हम इस तरीके से घुमाएं, वापस ही करना पड़ेगा, जैसे कि ये मेरा एक त्रिभुज है, ध्यान देना, ये त्रिभुज है, मुझे इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब ऐसा ही एक और त्रिभुज मैं बना देता हूं, लेकिन उसको उल्टा करके, सेम इसी तरीके का, जैसा त्रिभुज ये है वैसा ही त्रिभुज ये है, बिल्कुल एकदम समरूप है, एकदम समान आकृति, और उसको ले जाके मैंने इस जगह लगा दिया। थोड़ा सा यहां पर तिरछेपन की कंडीशन हो सकती है, पर कोई बात नहीं, आप इस तरीके से समझ लीजिए। इसको मैंने यहां मिला दिया, इसको यहां मैंने मिला दिया। जब मैं इसको इस तरीके से मिला रहा हूं तो आप गौर करोगे और ध्यान दोगे, गौर करोगे और ध्यान दोगे तो आप कहोगे सर ये तो इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या हो रही है, लंबाई। अब ध्यान दीजिए, मैं और परिवर्तन कर रहा हूं, मैं इतने हिस्से को, मैं यहां पर क्या करता हूं, इतने हिस्से को अलग कर देता हूं। ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं क्या करता हूं, इस त्रिभुज में से हटा देता हूं। ध्यान से समझना, चीजों को मैं रटवाऊंगा नहीं, इस कंसेप्ट क्लियर करूंगा। इतना हिस्सा मैं क्या करता हूं, इसमें से हटा देता हूं, इसमें से मैं क्या करता हूं, ये वाला हिस्सा हटा देता हूं। अगर ये वाला हिस्सा मैं इसमें से हटा रहा हूं, केवल ये वाला, और इसको उठा के इस जगह लगा देते हैं, इसको उठा के इस जगह लगा देते हैं, ध्यान देते जाना। और ये हिस्सा तो हमारा था ही, ये हिस्सा तो हमारा था ही। अब ये हिस्सा मैंने यहां से हटा दिया तो आप गौर करोगे तो ये एक आयत बन गया। ये क्या बन गया, आयत बन गया। और आयत की यदि हम बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए, ये आयत बना है दो त्रिभुज से, तो दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हो रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इस दो को मैं जब उधर भेजता हूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कौन थी, ये जो लंबाई थी यही इसका क्या था, बेस था, यही इसका क्या था, बेस था। और चौड़ाई की हम यदि बात करें तो जो चौड़ाई हो रही है वही हमारी क्या हो रही है, ऊंचाई हो रही है। इस कारण से जब भी आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हो तो वहां सूत्र 1/2 मल्टीप्लाई बेस गुणा हाइट या 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई ही आता है। अब सूत्र का निर्माण कैसे हुआ ये बात की चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन अब हमें यह चीज समझनी है कि जब भी मैं एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं तो मेरे को एक तो मिलता है कर्ण, एक चाहिए मुझे आधार और एक चाहिए मुझे लंब। इनका आपस में जो संबंध है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय से मैं लंब आधार कर्ण इनका आपस में संबंध बना पा रहा हूं। अब इन्हीं से रिलेटेड एक कंडीशन है आपकी जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन, पाइथागोरियन संख्याएं, पाइथागोरियन संख्याएं। और इसी का दूसरा नाम है, इस नाम का विशेष ध्यान रखना, बोधायन
संख्याएं। और इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है ट्रिपलेट्स। बात है कि सर ये क्या नई बीमारी है, तो ध्यान दे लीजिए, पाइथागोरियन समूह या दूसरे अर्थों में कहें बौद्धायन संख्या या ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि किसी त्रिभुज में आधार तो है मेरा 4 और लंब है मेरा 3। अब मैं कहूं कि कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आप क्या करोगे, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके उन्हें जोड़ दीजिए, तो 16 + 9, 16 और 9 हो गए 25। ये किसके बराबर है, हाइपोटेनस यानी h का स्क्वायर। तो h बराबर √25 और √25 की वैल्यू कितनी आ गई, निकलकर 5 आ गई। कितनी आ गई, 5। तो कर्ण जो था वो मेरा आ गया कितना, 5 आ गया। कर्ण मेरा 5 आ गया, तो एक कॉम्बिनेशन मेरे सामने निकल कर आया। एक कॉम्बिनेशन मेरे सामने क्या निकल के आया, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है, कर्ण होता है। एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। लंब जो होता है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को हम बेस बोलते हैं और कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी लंब और आधार से आपका क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा। इस एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि लंब 3 है, कर्ण 4 है, और लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण होगा कितना, 5। बिल्कुल वीरम जी, 3 4 5। ये कॉम्बिनेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा काम में आने वाला। तो इसको आपको अच्छे से रट के याद रखना है। लंब आधार कर्ण का जो तीनों का कॉम्बिनेशन या तीनों का जो मैंने संबंध बताया, वो क्या बताया कि अगर लंब और आधार 3 और 4 हैं तो कर्ण कितना आएगा, 5। क्या आप इसे याद रख पाओगे, तो बिल्कुल आपका जवाब होना चाहिए सर बहुत सिंपल संख्या 3 4 5 लगातार क्रमागत संख्या ही तो है, रेगुलर आने वाली संख्या है, तो इजीली हम याद रख सकते हैं। क्यों याद रखना है, अगर आपने इसको याद रख लिया तो यहां एक कंडीशन याद रखनी है, ट्रिपलेट्स के समूह में कोई भी परिवर्तन, और परिवर्तन जो होगा वो 2 रूप में होगा, गुणा के रूप में या भाग के रूप में। परिवर्तन हो तो प्राप्त परिणाम भी ट्रिपलेट्स होंगे, प्राप्त परिणाम भी ट्रिपलेट्स होंगे। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। क्या मतलब है इस चीज का, मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास एक कॉम्बिनेशन आया 3 4 और 5 का, मैंने इसको गुणा करा 2 से तो 6 आ गया, इसको गुणा किया 2 से तो 8 आ गया, और इसको गुणा किया 2 से तो 10 आया। यानी जब मैं 3 4 5 को गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कर रहा हूं तो इनसे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक नए ट्रिपलेट्स को जन्म देगा, या वो भी संख्याएं जो होंगी वो ट्रिपलेट्स पाइथागोरन समूह या बौद्धायन समूह होंगी। आप देख लीजिए, 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64 और 10 का वर्ग होता है 100। तो 100 64 + 36 के योग के बराबर है। मैंने इसको और आगे बढ़ाया, मैंने 6 को 2 से गुणा किया तो आपने कहा सर 12 आ गया, मैंने 8 को 2 से गुणा किया सर 16 आ गया, 10 को 2 से गुणा किया 20 आ गया। तो ये भी मेरे ट्रिपलेट्स हैं। 12 का वर्ग होता है 144, 16 का होता है 256, टोटल करोगे तो 400, जो किसका वर्ग होता है, 20 का होता है, जो किसका वर्ग होता है, 20 का। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं 2 से ही गुणा करूं, मैं इसे गुणा करता 3 से, मैं इसे गुणा करता 3 से, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 12 और 5 को 3 से गुणा किया 15। तो मेरा नया ट्रिपलेट्स का जो समूह आ रहा है वो आ रहा है 9 12 15। मेरा ट्रिपलेट्स का जो समूह आ रहा है वो आ रहा है 9 12 15। 9 का वर्ग होता है 81, 12 का वर्ग होता है 144, टोटल किया तो 225, जो 15 का वर्ग होता है, जो किसका वर्ग होता है, 15 का। मैंने इसको गुणा कर दिया 4 से, तो 3 चौक 12, 4 को गुणा किया 4 से 16 और 5 को गुणा किया 4 से 20। मेरे पास कॉम्बिनेशन बन के आया 12, अच्छा 12 16 20 तो मैंने बना दिया ऑलरेडी, चलिए कोई बात नहीं, 12 16 20 तो ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो हम गुणा कर देते हैं 5 से, हम गुणा कर देते हैं 5 से।
तो 3 को 5 से गुणा किया 15, 4 को 5 से गुणा किया 20 और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो 15, 20 और 25, 15, 20 और 25, ये मेरे पास एक नया कॉम्बिनेशन आया। 15 का वर्ग होता है 225, 20 का वर्ग होता है 400, दोनों को टोटल करोगे 625। तो कहने का मतलब मैंने केवल एक कॉम्बिनेशन लिया था 3, 4 और 5 का। मैंने केवल एक कॉम्बिनेशन लिया था 3, 4 और 5 का। फिर से देख लीजिए मनु जी, मैं दोबारा समझा रहा हूं। 3 लंब और 4 आधार, लंब आधार चेंज हो सकते हैं। 3 का वर्ग करोगे तो आएगा 9, 4 का वर्ग करोगे तो 16, 16 और 9 मिलके कितने हुए? 25 हुए। 16 और 9 मिलके कितने हुए? 25, जो किसका वर्ग होता है? 5 का। तो कर्ण निकल के आ गया 5। अगर ये कॉम्बिनेशन आप याद रख लेते हो तो मैंने आपको कंडीशन लिखाई है, ट्रिपलेट्स के समूह में कोई भी परिवर्तन दो ही प्रकार से होगा, या तो गुणा होगा या फिर भाग होगा। गुणा या भाग हो तो प्राप्त परिणाम भी क्या होंगे? ट्रिपलेट्स होंगे। यानी गुणा करने पर या भाग देने पर जो नई संख्याएं आएंगी वो भी अपने आप में पाइथागोरियन समूह, बौद्धायन समूह या ट्रिपलेट्स को प्रदर्शित करेंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 को 2 से 8, 5 को 2 से 10। तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास निकल कर आया 6, 8, 10 का। सिद्ध करके मैंने बताया ट्रिपलेट्स हैं। 6 को 2 से गुणा किया, 8 को 2 से, 10 को 2 से, तो नया कॉम्बिनेशन निकल कर आया 12, 16, 20। फिर मैंने इनको 5 से गुणा किया, 3 से गुणा किया तो 9, 12, 15 और 5 से गुणा किया तो 15, 20, 25। ये सारे जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो सब अपने आप में क्या है? ट्रिपलेट्स हैं। और ये केवल और केवल किससे याद हो गए? 3, 4 और 5 से। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताएंगे, बढ़िया सा थम्सअप भेज के बताएंगे चीज समझ में आई या नहीं आई। समझ में आई तो थम्सअप ऐसे होना चाहिए, नहीं समझ में आई तो ऐसे होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यहां तक की बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई संदेह? चलिए, बहुत बढ़िया। यहां तक आपकी बातें क्लियर हुई। ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिए वो किसके दिए? गुणा के दिए हैं, कि अगर हम गुणा करते हैं तो जो नई संख्याएं प्राप्त होंगी वो अपने आप में ट्रिपलेट्स होंगी। अब ध्यान देना आप मेरी बात पर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलती। यही कारण है कि आपको कोचिंग पर आना पड़ता है। कोचिंग पर आना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा? क्यों कोचिंग हम करते हैं? तो आप गौर करो, मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया 3, 4 और 5 का। मैंने कॉम्बिनेशन बताया 3, 4, 5 का। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, गौर कर लीजिए। 1 का अंतर है। अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। मैंने जब 2 से गुणा किया था तो 6, 8, 10 आया था। गौर कर लीजिए, 2 का अंतर है। गौर कर लीजिए, संख्याओं में 2 का अंतर है। जब मैंने इसको 3 से गुणा किया था तो 9, 12, 15 मेरा कॉम्बिनेशन आया था, तो 3 का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ? 3 का अंतर हुआ। मैंने जब आगे और कंडीशन बनाई तो मेरा कॉम्बिनेशन आया 12, 16, 20। अंतर कितने का हुआ? 4 का अंतर हुआ। अंतर कितने का हुआ? 4 का। जब मैंने 5 से गुणा किया तो 15, 20, 25। 15, 20, 25 आया। अंतर कितने का हुआ? 5 का अंतर हुआ। यह चीज कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर में प्रश्नों में काम में आनी है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन केवल मुझे याद रखना था। कौन सा? 3, 4 और 5 का। कौन सा कॉम्बिनेशन याद रखना था? 3, 4 और 5 का। उससे मैंने गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, गुणा 5 किया, तो इस प्रकार से मुझे कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए। इनको आपको स्पेशली याद रखना कि कहां एक एक का अंतर है? 3, 4 और 5 में। 2 का अंतर कहां होगा? 6, 8, 10 में। 5 का अंतर कब होगा? 15, 20, 25 में। 4 का अंतर कब होगा? 12, 16, 20 में। 5, 20, 25, सॉरी 15, 20, 25, 5 का अंतर जब होता है। 3 का अंतर हो रहा है 9, 12, 15 में। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीवाईक्यू के रूप में जहां यही कंसेप्ट आपका काम में आएगा। तो मैंने कहा कि एक कॉम्बिनेशन तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, और दूसरा कॉम्बिनेशन है 5, 12 और 13 का। दूसरा कॉम्बिनेशन है 5, 12, 13 का। एक आपका बेस हो गया, एक आपका परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस हो गया आपका 13। 5, 12, 13 ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। अगर
अगर इन पर भी वही नियम लगाएं कि 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया, 12 को 2 से गुणा किया 24 आ गया, और 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 आएगा। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 10 का वर्ग होता है बेटा 100, 24 का वर्ग होता है 576, दोनों को जोड़ेंगे तो 676 जो वर्ग होता है किसका? 26 का। सर सभी से निकलेंगे क्या? सभी नहीं निकलेंगे बेटा, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। 10 को अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो 20 आ रहा है, 24 को 2 से गुणा कर रहा हूं तो 48 आ रहा है, 26 को 2 से गुणा कर रहा हूं तो 52 आ रहा है। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन आ गया। इस प्रकार से आप कितने भी ट्रिपलेट्स बना सकते हो। 2 के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बोली है, इन 2 को आप अच्छे से याद रख लेना। ये सारे गुणा हो रहे हैं, लेकिन अगर गुणा की जगह इनमें भाग दे दिया जाए, जैसे मैंने 2 का भाग दिया, 3 में 2 का भाग दिया तो 1.5, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आ गया, और 5 में भी 2 का भाग दे दिया तो 2.5 आ गया। क्या ये भी ट्रिपलेट्स को शो करेंगे? तो आप देखिए, 1.5 का मैं वर्ग करता हूं प्लस 2 का वर्ग करता हूं तो वो बराबर होना चाहिए 2.5 के वर्ग के। तो बिल्कुल 15 का वर्ग 225 है, यानी 2.25 है। 2 का वर्ग होता है 4 और 25 का 625 यानी 6.25। तो आप गौर कर लीजिए, 6.25 बराबर आ गया 6.25 के। तो इसका मतलब अगर भाग देने की क्रिया भी इसमें की जा रही है तो वो भी अपने आप में क्या होंगे? ट्रिपलेट्स होंगे। यहां भी आप देख सकते हो, जैसे कि इनमें मैं भाग दे देता हूं किसका? 4 का। तो 20 में 4 का भाग दिया, 20 में 4 का भाग दिया तो आप देख लीजिए 5 आ गया। 48 में 4 का भाग दिया तो 12 आ गया। 52 में 4 का भाग दिया तो 13 आ गया। वापस से आपका वही कॉम्बिनेशन आया कि नहीं आया? तो जो कंसेप्ट मैं बताना हूं, मैं जो कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, वो कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी ट्रिपलेट्स है उनमें कभी भी कोई गुणा की क्रिया या भाग की क्रिया की जा रही है तो उनसे जो नए हमें क्या प्राप्त होंगे? ट्रिपलेट्स प्राप्त होंगे। वो भी अपने आप में क्या होंगे? एक पाइथागोरियन संख्या समूह को दर्शाएंगे। सर 12 20 से ऊपर के ट्रिपलेट्स बताओ। बेटा थोड़ा इंतजार का क्या मजा लिया करो, ठीक है ना? मेरे हाथ है ना, ये हाथ देख लो अच्छे से, शायद थोड़ा सा मैं और आगे कर देता हूं। इस हाथ में ये एक रेखा है मेरे पास, ठीक है ना? और ये रेखा जो होती है उसे भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों या धर्म शास्त्रों के अंतर्गत कहा जाता है क्या? जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। कि मनुष्य की आयु कितनी होगी। तो मैंने मेरी आयु अच्छे से नाप रखी है, खूब मैंने निकाल लिया। बेटा 92 साल में मरूंगा मैं। कितने साल में मरूंगा मैं? 92 साल में मरूंगा, ये कन्फर्म है। और 92 साल में मरूंगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है सब चीजें बताएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आ गई बात समझ में? इसलिए टेंशन ना लो, सब चीजें आएंगी, पर थोड़ा इंतजार का मजा लिया करो। है तुम एक दिन में ही सब कुछ सीखना चाहते हो, नहीं हो सकता। कलयुग में जी रहे हैं हम, समझ रहे हो ना? एक दिन में सारी चीजें नहीं होंगी, धीरे धीरे सब चीजें आएंगी। 20 48 52 में 3 का भाग दें तो बिल्कुल 3 का भाग दोगे तो आपका आएगा 20/3, 48/3 और 52/3। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने सवाल ऐसा किया जो बहुत टिपिकल बना दिया, तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर जो मान आएगा वही आपका 52/3 का वर्ग करने पर जो आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? अब बात यह कि ये ट्रिपलेट्स तो हमने याद कर लिए, ये ट्रिपलेट्स तो हमने रट लिए, यूं मान के चलिए। आपने कहा कि रटने हैं तो बिल्कुल रटने ही है। इसके अलावा भी मैं कुछ ट्रिपलेट्स आपको बताऊंगा जो आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में हो सकता है सवाल का उत्तर मात्र और मात्र 5 सेकंड में आ जाए, मात्र और मात्र कितने सेकंड में? 5 सेकंड में आ जाए। लेकिन मान के चलिए आपने ट्रिपलेट्स याद नहीं कर रखे हैं तो आपको हो सकता है 30 सेकंड लग जाए, 40 लग जाए, 1 मिनट लग जाए। तो ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं उस चीज की हम बात करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए कि ट्रिपलेट्स आपको बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? तो उसमें 2 प्रकार की हम संख्या ले रहे हैं, एन ले रहे हैं हम सम। पहली कंडीशन है कि अगर आपको किसी सम संख्या का क्या निकालना है? ट्रिपलेट्स निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? 100 कहां से आया? 100 कहां से आया? कौन सा 100 आ गया भाई?
100 तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। अच्छा ये 100 कहां से आया इसके लिए? अरे बेटा ये 10 का वर्ग होता है 100, 24 का वर्ग होता है कितना 576 और 26 का वर्ग होता है 676। ऐसे सवाल मत करो बेटा कि लिख रहा हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर कह रहे हो 100 कहां से आ रहा है? तो ट्रिपलेट्स बना रहे हैं n बराबर सम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या ली 4, मैंने एक संख्या ली 4 के मुझे ट्रिपलेट्स पता करने कि 4 के ट्रिपलेट्स किस किस के साथ बनते हैं। तो 4 एक सम संख्या है, तो सम हो उसमें आप दोगे 2 का भाग, उसमें आप किसका भाग दोगे? 2 का भाग दोगे और उसका वर्ग करके प्लस माइनस 1, प्लस माइनस क्या कर दोगे 1। ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान दे लीजिए। अगर n की वैल्यू सम हो रही है, ध्यान से समझना, n की वैल्यू सम हो रही है तो n में पहले 2 का भाग देंगे और उसका वर्ग करेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल लिया आपके सामने 4 कि 4 के ट्रिपलेट्स मुझे पता करने हैं, तो 4 में 2 का भाग देकर उसका मैं स्क्वायर करूंगा, एक बार प्लस लूंगा और एक बार माइनस लूंगा। 4 में 2 का भाग देकर उसका स्क्वायर करूंगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 4 में 2 का भाग दोगे 2, 2 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग 1 प्लस 1 करोगे 5 और 2 का वर्ग माइनस 1 किया तो रिजल्ट आया 3, रिजल्ट आया 3। तो आप देख लीजिए 4 का कॉम्बिनेशन 5 और 3 के साथ बना या नहीं बना? आप कहोगे बिल्कुल सर बना है। मैंने लिया सर 6, n की वैल्यू मैंने ले ली 6, तो 6 में 2 का भाग देकर उसका होल स्क्वायर करना, एक बार जोड़ना है, और 6 में 2 का भाग देकर स्क्वायर करना है, एक बार एक घटाना है। 2 का भाग दिया 3, 3 का वर्ग 9, 9 में 1 जोड़ दिया, 3 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया तो रिजल्ट आया 10, 3 का वर्ग करके 1 घटा दिया तो रिजल्ट आया 8। तो 6 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बना? 8 और 10 के साथ। मैंने लिया मान के चलिए 12, तो 12 में 2 का भाग देकर उसका होल स्क्वायर करना है प्लस 1, 12 में 2 का भाग देकर होल स्क्वायर करना है और माइनस 1। 12 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का वर्ग हो गया 36, 36 में 1 जोड़ोगे 37, 36 में 1 जोड़ोगे 37 और 36 में से 1 घटाओगे तो 35। तो 12 का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो किसके साथ बनता है? 35 और 37 के बाद। और यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो 5 आ रहा है ये होगा मेरा कर्ण, क्योंकि मैंने आपको बता दिया समकोण त्रिभुज होगा उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहां मेरा कर्ण आया निकलकर 10, यहां मेरा कर्ण निकलकर आया 37। तो ये तो नियम आपको लगाना है कब? जब आपको ट्रिपलेट्स बनाना है किसका? सम संख्या का। ट्रिपलेट्स बनाना है किसका? सम संख्या का। अब आप कितनी भी बड़ी संख्या लेते जाइए, हर एक का आप ट्रिपलेट्स निकाल सकते हो। 20 का निकालना है, 20 में 2 का भाग उसका स्क्वायर करके प्लस 1, 20 में 2 का भाग स्क्वायर करके माइनस 1, 20 में 2 का भाग दोगे 10, 10 का वर्ग 100, 100 में 1 जोड़ दिया जी तो मेरे पास 101 आ गया। 100 में से 1 घटा दिया जी 99 आ गया। तो 99 और 101 किसके ट्रिपलेट्स हैं? 20 के, यानी कॉम्बिनेशन बनेगा 20, 99 और 101। सर इन्हें ऑनलाइन थप्पड़ की नीड है बेटा, बस वो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग तो हो ही रही है, बस मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि ऐसा जमाना आ जाए कि ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है और इस तरीके का सवाल कर रहा है तो मैं निकलूं इसमें से और आके फिर दे दमादम, फिर दे दमादम। ध्यान दो सब चीजों पे, बिल्कुल जीरो कंसेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूं। इतना डेप्थ में जाके इतनी छोटी छोटी चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेगी। मान लीजिए मुझे वर्ग बनाना है कितने का? 14 का। 14 का ट्रिपलेट्स पता करना है तो 14/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 14/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। 14 में से 14 में 2 का भाग दोगे 7, 7 का वर्ग प्लस 1 तो 49 और 1 50 और 7 का वर्ग 49 माइनस 1 करोगे 48। तो आशा करता हूं अगर सम संख्या आपको मिल रही है तो उसके ट्रिपलेट्स कैसे बनाए जाते हैं एक बार आपके कमेंट की इच्छा रहेगी। कमेंट कर दोगे तो थोड़ा हमारा दिल खुश हो जाएगा, हमारा भी खून बढ़ जाएगा। 12वें साल तभी उम्र प्राप्त करेंगे जब आपके बहुत प्यारे प्यारे लाजवाब कमेंट हमको आएंगे, हमारे खून की गति बढ़ जाएगी, हमें लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है, बच्चों को चीजें पसंद आ रही हैं, तब तो हमारा जीना सफल होगा। अन्यथा क्या काम ऐसे जीने का जब हम कोई कार्य ही अच्छा नहीं कर पा रहे। अगर
एन का मतलब है विषम, एन आ जाता है आपके पास विषम, एन आपके पास आ जाता है विषम, तो आपको किस प्रकार से उनका ट्रिपलेट्स बनाना है इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहां कंडीशन क्या है, यहां है एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 और बटे में 2, ये फॉर्मूला है जी। एन का स्क्वायर, एन आपकी विषम संख्या होगी, उसका कर दीजिए स्क्वायर और प्लस माइनस 1 यानी एक बार 1 जोड़ना है और एक बार 1 घटाना है और 2 का भाग दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी तरीके से करते रहिए, आपको एलडीसी की सीट पक्की दिला के रहेंगे हम। चलिए देखिए, जैसे n का मान मैंने 3 लिया तो 3 का कर दीजिए वर्ग, 1 जोड़कर 2 का भाग, 3 का कर दीजिए वर्ग, 1 घटाकर 2 का भाग, 3 का वर्ग किया 9, 9 और 1 10 और 10 में 2 का भाग देंगे तो जी 5 आ जाएगा, और 9 और 1 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, तो कॉम्बिनेशन आ गया 5 और 4। मैंने n का मान लिया 5, 5 का वर्ग करना है और उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग, 5 का वर्ग करना है 1 घटाकर 2 का भाग, 5 का और 25 और 1 26, 26 में 2 का भाग दिया जी 13 आ गया, 25 में से 1 घटाया 24, 24 में 2 का भाग दिया जी 12 आ गया। आपको पता है कि 5 का कॉम्बिनेशन 12 और 13 का ही, सर जिस संख्या का ट्रिपलेट्स बना रहे हैं वो आधार है क्या? नहीं बेटा, वो आधार नहीं है। आधार और लंब फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स होते हैं केवल और केवल कर्ण, कर्ण फिक्स होता है, सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, बाकी लंब आधार कोई भी हो सकते हैं, इसको हम आधार या बेस नहीं मान रहे हैं। मुझे n की वैल्यू दी गई 7, तो 7 का वर्ग करके 1 जोड़ना, 2 का भाग, 7 7 49 और 1 50 में 2 का भाग दिया 25 आ गया, 7 का वर्ग करके 1 घटाना और 2 का भाग, 49 में से 1 घटाया 48 में 2 का भाग दिया 24 आ गया, तो 7 का कॉम्बिनेशन 24 और 25 के साथ बन गया। मैंने कहा कि n की वैल्यू सर मैं आपको 11 दे रहा हूं, 11 का वर्ग 121 और 122, 2 का भाग दिया 61 आ गया, 11 का वर्ग 121, 1 घटाएंगे 120, 2 का भाग दे दिया 60 आ गया, तो 11 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन गया? 60 और 61 के साथ। बैसला सर मर्ज पीडीएफ नहीं डलवाई आपने, सर पूरा टॉपिक होती है डलवा दिया करो सर, डाउट ग्रुप में भी बोला था। बिल्कुल ममता जी, इस बात पर हम गौर करेंगे, आपकी समस्या को 100% सॉल्व करेंगे। तो ये n बराबर सम और विषम, n बराबर सम और विषम संख्याएं यदि मिलती हैं तो उनके ट्रिपलेट्स आपको कैसे बनाने होते हैं ये आपको मैंने सिखाया, और आशा करता हूं कि ये चीज आपके क्लियर हुई होगी। ट्रिपलेट्स की हमने आज बात करी है, क्षेत्रफल का सूत्र था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ट्रिपलेट्स में किस प्रकार गुणा करके आप नए ट्रिपलेट्स प्राप्त कर सकते हो उसके अंतर्गत मैंने बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 4 5 और दूसरा कॉम्बिनेशन है 5 12 13, दोनों को रट्टा मार लो, चाय में घोल के पी जाओ। हाँ, चाय में पियो, दूध में पियो, पानी में पियो, किसी में भी घोल के पियो, पर ये याद होने चाहिए। उनको इससे ही निकाल सकते हैं, लेकिन उनको याद रखना है, उनको निकालना नहीं है, उनको याद करना है। सवालों में बताऊंगा कि अगर याद है तो सवाल 5 सेकंड में खत्म है, और अगर याद नहीं है तो फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले। अभी आज सवाल नहीं करवाना चाह रहा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये सवाल है, ध्यान दो कैसे कॉम्बिनेशन काम में आएंगे। एक समकोण त्रिभुज में आधार दिया आपको कितना सेंटीमीटर 8 और कर्ण दिया कितना 10, वो पूछ रहा है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या बताया, क्षेत्रफल का सूत्र है जी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार मुझे दे रखा 8, ऊंचाई मुझे पता नहीं है क्योंकि कर्ण दे रहा है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग है 10, 10 का वर्ग आधार का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो 100 में से घटाए 64 बराबर आया लंब का वर्ग, तो ये आया 36, 36 निकालोगे तो एल की वैल्यू आई 6, एल की वैल्यू 6 आई, यहां रखोगे तब जाकर के आपका उत्तर आएगा 24, तब जाकर के आपका उत्तर 24 आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए 8 10, 8 और 10 आ रहे हैं आपके पास, और 10 कौन है? हाइपोटेनस यानी कर्ण है। और मैंने आपको सिखाया है 2 2 का अंतर, 2 2 का अंतर। आप कहोगे सर 6 8 10 में है, आपने रटवाया है, याद करवाया है, 6 8 10 है, तो मैं इतना सवाल नहीं करूंगा, मैं मन में ही करूंगा। 8 गुणा 6 48, और 48 में 2 का भाग दिया, आंसर आ गया मेरा कितना? 24।
आंसर कितना आ गया मेरा, 24 आ गया, और बस मेरा हो गया उत्तर। तो वहां ये ट्रिपलेट्स के जो कॉम्बिनेशन है वो आपके काम में आएंगे। आज एमसीक्यूज मैं नहीं करवा रहा हूं, केवल एक एग्जांपल मैंने दिया है, क्योंकि पहले आपका बेस मजबूत करना पड़ेगा। ये क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली है इनमें फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे, तो फॉर्मूले का यूज हमें कब करना है, कैसे हम सवालों में स्मार्ट अप्रोच लगाकर उत्तर जल्दी निकालेंगे, पहले मुझे वो चीज मजबूत बनानी है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं बेटा कि आप ये ट्रिपलेट्स जो हैं, ये जो मैंने आपको समझाया है, एक का अंतर होना चाहिए, दो का, तीन का, रट लो, कल सबको याद होने चाहिए। याद नहीं होना बेटा तो आज मैं ही खोज कर दूंगा कि ऑनलाइन कैमरे में घुस के कैसे पीटा जाता है, और फिर देखो धे धमाधम हो जाएगा, बहुत बढ़िया सुर निकलेंगे, आ ऊ आ उच, जाने क्या क्या तुम्हारी आवाजें निकलेंगी, ये ध्यान रख लेना। इतना ठोकूंगा बेटा। आ गई बात। अभी नहीं करवाएंगे बेटा, क्वेश्चन कर लेंगे, अभी तो ये कंसेप्ट ही पूरा नहीं हुआ। ट्रिपलेट्स मैंने बता दिए, फिर मेरे को आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या विषम बाहु समबाहु, वो भी बताने पड़ेंगे कि आपस में कैसे कनेक्ट होंगे। तो एक बार मुझे अब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आज कैसी रही आपकी क्लास, मजा आया कि नहीं आया क्षेत्रफल पढ़ने में, जिसको बच्चे हमेशा कठिन मानते हैं। देखो जो जो प्रश्नावली आप कठिन मान रहे हो ना कि ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कठिन है, वो हरेक को मैं हलवा बना दूंगा, बस बैठो और खाओ, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आज का ये सेशन मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहा है, बहुत आपको सहायता मिलेगी, और निरंतर इसी तरीके से हम बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज इनको अच्छी तरीके से पढ़ना, कल कुछ इसके एमसीक्यूज भी लेंगे और कुछ थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः आपका आभार, अभिनंदन, और मिलते हैं कल पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।